हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग। ओके, तो सारे पेपर आपके हो गए एक एक करके। अब मैथ्स रह गया है 21 को, है ना? तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का काम। और लॉन्ग क्वेश्चंस तो मैंने आपको बोल दिया था, कॉपी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, है ना? और जो मैंने मटेरियल दिया हुआ स्टडी मटेरियल वो करिए। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, असर्शन रीजन, ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस बना के दे रहा हूँ, इनको ध्यान से करते जाइए, ठीक है ना? मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए कोई एक नंबर था पॉजिटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू ये है, बी उसकी वैल्यू ये है, तो आपको ये पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा वाला ट्रू है। ये ट्रू है, ये या फिर ये। अब देखिए, हमने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वो डायरेक्ट आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछ रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन तो किए हुए हैं आपने, एलसीएम या एचसीएफ पूछ रहा होता है। बट इसमें क्या है, इसमें एलसीएम का और एचसीएफ का आपस में रिलेशन दिया हुआ है। एलसीएम की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है ना? तो वो कैसे निकलेगी, इसके लिए आप एक काम करिए, पहले एलसीएम अपॉन एचसीएफ करिए। जरा मुझे बताना, जरा एलसीएम अपॉन एचसीएफ अगर मैं करूं तो बोलिए कितना आंसर आएगा। पहले एलसीएम की वैल्यू बताइए। एलसीएम ये दोनों नंबर देखिए, एलसीएम कैसे निकालते थे हम? एलसीएम कैसे निकालते थे बताइए? कॉमन बेस की हाईएस्ट पावर, तो p रेस पावर 6 आएगा और q रेस पावर 8 आएगा डिवाइडेड बाय, अब एचसीएफ कॉमन बेस की कॉमन पावर, ये सीखा था ना, कॉमन बेस की कॉमन पावर। तो p रेस पावर कितना आ जाएगा 4 और q रेस पावर कितना आ जाएगा 3। तो हमने क्या फाइंड किया? हमने ये फाइंड किया एलसीएम अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू रेस पावर 5 बचेगी ना, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू दिस, यानी कि एचसीएफ का और इसका मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि ये दोनों तो गलत हैं। एलसीएम इज इक्वल टू कितना है? एचसीएफ इनटू पी स्क्वायर क्यू की पावर 5, पी स्क्वायर क्यू की पावर 5। तो दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल। सेकेंड क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, द HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively। आ गया कि नहीं आ गया? When first number is completely divided by 2, the quotient is 33, the other number is, दूसरा नंबर कितना होगा? आ गया कि नहीं आ गया? तो HCF and LCM of two numbers are this। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की ट्राई मारेंगे ना, पक्का आपका दिमाग खर्च हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे बताइए? लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। मान लीजिए जो दो नंबर हैं वो दोनों नंबर क्या है बोलिए? एक नंबर तो हमारे पास एक्स है और दूसरा नंबर कौन सा है बोलो बच्चों? वाई है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है आपको? क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या के बराबर होता है? HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए? HCF कितना था 33, एलसीएम कितना था 264। यही आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? यही तो हो गया, x इंटू वाई की वैल्यू यही तो हो गई। लेकिन उसने क्या बोला है? उसने एक कंडीशन और भी दी है। क्या कंडीशन दी है? फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, क्वोशंट इज 33। जब पहले वाले नंबर को कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर नहीं बच रहा, जैसे कि 10 होता है 2 से डिवाइड करते हैं पूरा पूरा कट जाता है, नो रिमाइंडर, 20 कट जाता है, 24 कट जाता है, 26 कट जाता है, ऐसे कोई नंबर होगा। तो मान लीजिए ये नंबर था, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज 33, यानी कि डिवाइड करके जो आंसर आया वो 33 आया। अगर रिमाइंडर होता तो हम यहां पर लिखते। आगे कि नहीं आगे? चाहो तो ऐसे भी समझ लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो 2 को मैंने नीचे डिवाइड में भेज दिया तो 33 बचेगा। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 33। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 66। अब इसको पुट करिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब हम यहां पर x को उठा के 66 लिख देंगे तो x नीचे डिवाइड में 66 पहुंच जाएगा ना इधर, तो यहां से 2 टाइम्स कट जाएगा तो 132। दिस इज द आंसर 132, यानी कि दिस इज द आंसर। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया बताइए? ध्यान से करते जाइए इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। ओके बच्चों, ये बेल वाले क्वेश्चन देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेल वाला है। बेल वाले क्वेश्चन में काफी सारे किए हुए हैं, काफी सारे किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं? तो इसमें ये लिखा हुआ है 4 बस टोल टुगेदर एट 9 AM, सुबह 9 बजे
4 बेल्स एक साथ बजी, दे टोल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। ये सारी बेल्स 7, 8, 11 और 12 सेकंड्स के बाद दोबारा से बजती हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स। तो अगर 9 बजे के बाद अगले 3 घंटे यानी कि 12 बज जाएंगे, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये एक साथ कितनी बार बजेंगी। ये नहीं पूछा कि दोबारा एक साथ जब बजेंगी तो कितने बजे बजेंगी, क्या टाइम होगा, कितनी देर के बाद बजेंगी, ये नहीं पूछ रहा। टाइम उसने दिया हुआ है 3 घंटे। अब जब पूछ रहा कितनी बार बजेंगी, आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले करेंगे तो वही जो हम हमेशा करते हैं, इन सबका क्या निकालेंगे बताइए, एलसीएम। 7 into 1 और 8 का निकालेंगे 2 का क्यूब, 11 का निकालेंगे तो 11 into 1 और 12 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 into 3। यही हो गया ना। एलसीएम कितना होगा बताइए, कॉमन बेस की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 कुछ नहीं है, 7 एक अकेला है और 11 एक अकेला है। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितना हो गया, 2 रेज पावर 3 का मतलब 8 और ये कितना हो गया, 7 3 जा 21 और ये 11। आ गया कि नहीं आ गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 इंटू 11। यही हो गया कि नहीं हो गया। तो कौन बताएगा बोलो, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 11 8 से 88, 8 और 66 और 8 कितने होते हैं, 74, 7 आ जाएगा। 11 और 7 कितने होते हैं बताइए, 11 और 7 18 होते हैं। तो दिस इज द एलसीएम, यानी कि इतने सेकंड्स के बाद ये सारी बेल्स एक साथ बजेंगी। लेकिन इसने हमें टाइम दिया है, इसने हमें टाइम दिया कि 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो टाइम कितना दिया था इसने हमें, टाइम कितना दिया था, 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब 3 इंटू 60, मिनट में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू कितना हुआ, 6 6 36, 2 zeros और लगा दो, 0 0 कितने बजे, इतना आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब इतने सेकंड्स के बाद ये बार बार एक साथ बजती जाएंगी। इतने सेकंड के बाद बज गई, फिर दोबारा इतने सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, इतने सेकंड के बाद फिर दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो इतने सेकंड्स में कितनी बार बज जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 1848 से डिवाइड कर देंगे, 10800 को डिवाइड कर लेंगे, करीब करीब 5 के और रिमाइंडर बचेगा, भले बच जान दीजिए, बच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लीटली करीब करीब 5 बार कट रहा है। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, अरे बोलो। तो इसका मतलब ये करीब करीब मतलब 5 बार ये बच चुकी होंगी, उसके बाद 2-4 सेकंड या 10-20 सेकंड जो इतने बचे होंगे बचे रहेंगे। इतनी बार पूरा की पूरा ये कंप्लीटली बच चुके होंगे। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर a 2n + 13 b n + 7, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है, तो आपको ये पता लगाना इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा। आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने के लिए क्या होंगे, केवल हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। उसमें हिट एंड ट्रायल का मतलब लगा के देखो कौन कौन सा आपको सही आ रहा है ना। अगर मैं n के प्लेस पे 1 लिखता जाऊंगा ना, n के प्लेस पे 1 लिखता जाऊंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अगर मैं n के प्लेस पे 1 लिख दूं, n के प्लेस पे 1 लिख दूं तो कितना आंसर आएगा बताओ जरा। ये आपका मान लीजिए a है और ये आपका b है। अगर मैं n = 1 मान लूं तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे 1 लिख देना 15 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देना 8 आ जाएगा। तो HCF कितना निकलेगा इनका, HCF निकाल के देखो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 ही होगा। अगर मैं n को 2 मान लूं तो 2 मान के देखो, चलो 2 मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 6 और 13 कितने हो गए 19। और अगर 2 मान लूंगा तो ये कितने हो जाएंगे 9। इनका HCF निकालना, कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, जो किसी से डिवाइड नहीं होते इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, है ना। अगर मैं n = 3 मान लूं, 3 मान लूंगा तो कितना आ जाएगा 6 और ये 9, 2 माना था ना तो 4, ये 17 होंगे, ये 17 थे, है ना। और 3 मान लेंगे तो 3 2 6 19 हो गया, और 3 मान लेंगे तो 3 2 6, इसमें 3 मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है। आगे वाले नंबर रख के देख के जाओ, हर नंबर के लिए HCF आपका 1 ही आएगा। आगे कि नहीं आ गया, तो दिस इज द HCF। सबको समझ में आगे कि नहीं आगे बता दीजिए बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट वाला, ठीक है बच्चों। तो ये लिखा है द zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c, जिसमें c की वैल्यू 0 नहीं है, आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल हैं,
है ना। क्वाड्रेटिक पॉइंट में बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला। 20 का -4 = 0 लिख के सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन नहीं है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। आर इक्वल, देन सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन और सी एंड बी हैव सेम साइन। कौन सा वाला इसमें से ऑप्शन सही है? एक चीज बताओ जरा यार मुझे, सी और बी हमने इसमें केवल दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो बी का और सी का रिलेशन किस में होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी और ए का रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी का और ए का रिलेशन होता है, सी का बी का तो कोई रिलेशन नहीं होता, इसको हटा दो। अब इन दोनों में से एक सही होगा, है ना। कैसे पता चलेगा? सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। अगर सी का और ए का अपोजिट साइन हुआ तो सी और ए का में आते हैं, अल्फा इंटू बीटा में आते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अगर दोनों अपोजिट साइन के हुए, अगर एक प्लस का हुआ और एक माइनस का हुआ, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो फॉर्मूला कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है ना, सी अपॉन ए होता है ना। तो इधर तो नेगेटिव साइन आएगा और इधर पॉजिटिव साइन आएगा, ये गलत है। आ गया कि नहीं आ गया? और अगर मैं जे वाला मानूं तो जे वाला अल्फा इंटू बीटा, दोनों ए सी एंड ए हैव सेम साइन, दोनों का सेम साइन हुआ तो, है ना, कैसे साइन सेम होगा? तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। नेगेटिव मान लूंगा तो ही प्लस का आंसर आएगा, पॉजिटिव मान लूंगा तो ही प्लस का ही आएगा। तो यानी कि दोनों का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। आगे कि नहीं आगे बताइए। ओके, ये क्वेश्चन आगे वाला सर्कल से। तो एंगल पीओक्यू निकालना है, एंगल पीओक्यू की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। पहला वाला ऑप्शन है 100 डिग्री का, दूसरा वाला ऑप्शन है 80 डिग्री का, तीसरा वाला ऑप्शन है 90 डिग्री का और चौथा वाला ऑप्शन है हमारे पास, चौथा वाला ऑप्शन है 75 डिग्री का। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो बहुत इजी बात है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये पूरा एंगल कितने का हुआ? 90 का। 90 में जे वाला 50 तो जे वाला 40 का बचेगा। अब क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस हैं, दोनों इक्वल होंगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ये वाला एंगल भी 40 का ही होगा। कितने का होगा बताइए? 40 का। तो ये वाला कितने का बचा? इसे x मान लीजिए। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 80 माइनस हो जाएंगे, x इक्वल टू कितना? 100। यानी कि दिस इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया कि नहीं? आगे बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें प्रैक्टिस करने हैं। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है बच्चों। इसमें से आपको ये फिगर दिया हुआ है और आपको इस फिगर में से कौन सा वाला एंगल निकालना है? ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। इसे 1 मिनट के लिए हम क्या मान लें? एक्स मान लें, है ना। ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपने प्रूव किया हुआ है क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको प्रूव किया था। या तो आप उसको डायरेक्ट याद रखो, क्या था कि जितना ये एंगल होता है, ये वाला एंगल उसका हाफ होता है। उसने कौन सा एंगल पूछा है आपसे? ओ ए बी, ये वाला एंगल पूछा है। इसे आप 1 मिनट के लिए एक्स मान लो, इसे छोड़ो, है ना। ये पूछा है ना, ये वाला पूछा है। तो आपको याद है जितने का ये होता है उसका हाफ होता है। तो x इक्वल टू 25 का हो गया सीधा सीधा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था ना, एग्जांपल, है ना, हमने प्रूफ किया हुआ था। तो उसने बोला था कि प्रूफ दैट दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? या तो वैसे कर लो, 25 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, या फिर आप प्रूफ सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? तो आप इसको 1 मिनट के लिए, इस वाले एंगल को 1 मिनट के लिए एंगल नंबर 1 मान लो। तो ये वाला भी तो एंगल नंबर 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 50, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना? 180। तो 50 माइनस कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू 65 आ जाएगी। अब ये 65 का हुआ तो x कितने का होगा? x प्लस 65 इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो कितने बच गए? तभी 25 ही बचेंगे। आ गया कि नहीं आ गया? चाहे जैसे निकाल लो, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, है ना। आपको इस क्वेश्चन में से क्या निकालना है बताइए? 80 की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दिमाग चला सकते हो, है ना। अगर दिमाग चला सकते हो चलाओ। वीडियो को 1 मिनट के लिए रोको, अपना दिमाग चलाना है और आंसर देना जरा मुझे 1 मिनट इसका। मैं बताऊं, देखो ऐसे नहीं निकलेगा ये। आप इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो सबसे पहले। तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। तो अब आपको क्या निकालना है? 80 निकालना है, यानी कि ये निकालना है। और ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसमें। ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, cos 60 cos 30। cos 30 का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, 80 अपॉन OT, यही तो हो गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2। 80 कितना था ये पूछा है, OT कितना था? 4। ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो 2√3 हो जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा बताइए? 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है,
और 2√3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन 2√3। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, है ना। तो एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह की तो हमें केवल टिक मारना होता है, वैल्यूज निकालनी होती है ना एमसीक्यूज वगैरह में, तो उसके लिए आपके काम आएगा, इसको याद रखना। ऑल्टरनेट एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स, क्या बच्चों, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, कौन से एंगल होते हैं ये। अगर ये कोई सर्कल है और ये हमने एक टेंजेंट बना दी, ठीक है ना, इसका नाम मान लीजिए ये ए पी है ना, टेंजेंट बन गई। तो अब अगर ऐसे करके ये कोई लाइन बनी हुई है, तो ये वाला जो एंगल होता है, अब बी, ए भी कोई कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड के साथ इस टेंजेंट ने, अगर ये रेडियस होती तो 90 का एंगल बनता है ना, अगर ये रेडियस नहीं है, कोई कॉर्ड है, तो जितना भी ये एंगल बना है, इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट को पीछे की तरफ ज्वाइन कर दो, कहीं भी, यहां पे कर दो, यहां पे कर दो, यहां पे कर दो, यहां पे कर दो, कहीं भी कर दो जहां तुम्हारा मन करे। सपोज मैंने यहां पे कर दिया, है ना, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, इसे याद रखना। ये कभी कभी आपके 1 नंबर के एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और हमें एंगल BAT निकालना है, BAT, यानी कि ये पूरा की पूरा इतना बड़ा एंगल निकालना है, यहां से लेके यहां तक। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए, आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां भी होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, तो रेडियस हो गया यहां से लेके यहां तक, रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो पक्का ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब ध्यान से देखना, ये 50 का है, ये डायमीटर है, डायमीटर तो ये वाला एंगल 90 का हुआ, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल, 9th क्लास में पढ़ा था, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये 50 का है, ये 90 का, ये वाला 40 का बचा, ये 40 का बचा, ये वाला, और पूरा 90 का, तो ये वाला भी 50 का ही बचेगा। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये तो हमने निकाल लिया, है ना। और अगर आप चाहते तो जो पीछे वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, वहां से कैसे करेंगे, बहुत ईजी बात है। देखो, मैंने बोला था ना कि ये वाला जो एंगल है इस कॉर्ड के साथ बना हुआ है, इसी कॉर्ड के साथ बना है ना, तो इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट को पीछे कहीं भी मिला दो, पीछे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मिला दो। हमने इसके दोनों पॉइंट को यहाँ पर, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये, दोनों को उठा के सी पॉइंट में मिला दिया, तो ये वाला जो एंगल है वो पक्का इसी के बराबर होगा, अपने आप 50 आ गया एक साथ, है ना। तो छोटे छोटे एमसीक्यू सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा आपकी, ठीक है ना। बाई चांस अगर आपको एक तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो, ऑल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी लाएंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग द रिमाइंडर्स 8, 4 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन तुमने बहुत सारे करे हैं, ये क्वेश्चन तो कॉपी में बहुत हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो नंबर्स कौन कौन से थे, ये थे, एक ये, एक ये, रिमाइंडर्स कितने थे, ये और ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते थे, सबट्रैक्टिंग द रिमाइंडर्स फ्रॉम द नंबर्स, ये तो करते थे। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अब अगर हम 170 में से तो 8 माइनस करना है, कितने बचे बोलो, 162, और दूसरा था 220 में से 4 माइनस कर दो, कितने बचे, 216, और नेक्स्ट है 420 में से 15 माइनस कर दो, तो 405। नहीं आया समझ में, तो नाउ अब क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने वाले, तो मैं आपको समझाता जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सॉल्व करता जाऊंगा तो एक ही क्वेश्चन लंबे लंबे होंगे, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। आप इनको सॉल्व कर लेना, HCF निकालना केवल, और कुछ नहीं करना। नाउ फाइंड HCF ऑफ 162, 216 एंड 405। तो जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा बताइए, जो भी आपने HCF निकाला है। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, ठीक है ना, सॉल्व करना इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए आगे वाला है ना, देखना जरा क्या लिखा है इसमें। ये फिगर दिया हुआ है, आपको AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। कैसे प्रूव करेंगे, टेंजेंट लग रही है यार, लग तो टेंजेंट ही रही है ना। तो लेकिन एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स होती है तो वो इक्वल होती हैं, लेकिन ये तो एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे कैसे इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब एक काम करिए ना, अपने आप एक सर्कल बना लो, कंस्ट्रक्शन में एक काम करना, इसको आगे प्रोड्यूस कर देना और इसको भी आगे प्रोड्यूस कर देना, तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ये। मान लीजिए P पॉइंट पर मीट कर रही हैं, कहां पर मीट कर रही हैं, P पॉइंट पर। तो अब देखना, फॉर लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के लिए, इस वाले सर्कल के लिए हम AP इक्वल टू CP लिख सकते हैं।
AP इक्वल टू CP लिख सकते हैं, बड़े वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। छोटे वाले सर्कल के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ? छोटे वाले सर्कल के लिए लिख सकते हैं BP इक्वल टू DP, ये छोटे सर्कल के लिए हो गया, है ना। अब इनको माइनस कर दो, क्या कर दो बच्चों? सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करना, AP माइनस BP, AP माइनस BP और CP माइनस DP, यही तो हो गया। तो AP पूरे में से BP को माइनस कर दो तो AB तो बचेगा, और पूरा की पूरा CP में से DP को माइनस कर दो तो CD बचेगा। हो गया प्रूफ। छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के, आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, सर्कल से प्रूव करिए। देखिए कॉमन क्वेश्चन तो वो है ही आपके पास, कॉपी वाले एनसीईआरटी वाले, वो तो करना ही है। इनके अलावा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। लंबे क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें लिखा है कि AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले बड़े वाले सर्कल को देखिए, ये पॉइंट से टेंजेंट है कि नहीं है, क्या लिख देंगे इसको? AE इज इक्वल टू CE, है ना। अब छोटे वाले सर्कल को देखो, ED इज इक्वल टू EB, हो गया कि नहीं हो गया? अब इन दोनों को पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब क्या कर देंगे? ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए? AE प्लस ED, AE प्लस ED इज इक्वल टू EC प्लस EB। तो AE प्लस ED, AE प्लस E ऐसे ऐड मत करिए, AE प्लस EB ऐसे ऐड करिए, AE प्लस EB, यानी कि उल्टा करके लिख दो इसको, ऐसे लिख दो EB इज इक्वल टू ED, ये ऐसे करके लिख दो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इनको ऐड करना, ऐड कैसे करेंगे? AE प्लस EB, AE प्लस EB इज इक्वल टू CE प्लस ED, ऐड कर दो, बताइए कितना हुआ? AB को और EB को ऐड कर देंगे तो AB आ जाएगा, CE और ED को ऐड करेंगे तो ये CD हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? है ना, प्रूफ हो गया, है ना, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें लिखा है अ हेक्सागन ABCDEF सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD प्लस EF इक्वल टू BC प्लस DE प्लस FA। आ गया कि नहीं आ गया? तो हेक्सागन ABCD एक सर्कल के बाहर बना हुआ है, मतलब मान लीजिए दिस इज द सर्कल, समझ में आ गया सबको? दिस इज द सर्कल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? दिस इज द सर्कल, है ना। अब इसके बाहर हमें एक हेक्सागन बनाना है। अब हेक्सागन कैसे बनेगा? ये साइड बनाइए, ये साइड बनाइए, ये साइड बनाइए, ये साइड, ये साइड, और ऐसे करके ये टच करेगा तभी तो हेक्सागन बनेगा, है ना। तो नाम लिख दीजिए कुछ चीज के, ABCDEF, दिस इज द हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल के बाहर है ये, है कि नहीं है? तो अब आपको ये प्रूव करना है ये सारा सब कुछ। तो आप एक काम करिए, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितने भी थे इन सबको कुछ मान लीजिए। क्या मान लेंगे बोलो? P Q R S T और इसको Z मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो अब ध्यान से देखना, आपको AB बनाना है। AB बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? AZ प्लस ZF चाहिए, यही चाहिए होगा ना? अरे बोलो। तो AB कैसे निकलेगा? AB इज इक्वल टू AZ प्लस, या फिर वैसे कर लो जैसे हम पहले करते थे। कैसे करते थे बताइए? कैसे करते थे? आपको AB बनाने के लिए AZ और ZF चाहिए, तो पहले मुझे बता देना AZ की वैल्यू कितनी निकलेगी? AT के बराबर, टेंजेंट्स है। और अब आपको दूसरा क्या चाहिए? ZF चाहिए। तो ZF कैसे निकलेगा? ZF यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो FP के बराबर होगी, FP के बराबर होगी ना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब हमने क्या बना दिया? AB बन गया ना। मैंने जी AF बना दिया है, AB बनाना था ना, AB ये था। तो AB बनाने के लिए AT और TB की वैल्यू निकालनी थी, तो AT का मतलब AZ लिख दो यहां पर। अरे यार दोबारा देखो, आपको AB निकालना है ना, AB निकालना है तो A के लिए AT और TB को ऐड करेंगे ना। तो पहले तो आप AT की वैल्यू निकालो, लेकिन AT को तो हम AZ लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। और फिर दोबारा क्या निकालना पड़ेगा? TB। तो TB को तो हम BS लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BS, क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो AT को और TB को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? CD चाहिए। तो CD कैसे बनेगा?
सी डी, सी और ये डी, तो सी डी बनाने के लिए आपको सी आर और आर डी चाहिए होगा। तो पहले सी आर निकालो, सी आर यहां से यहां तक का लेंथ है, इस सी आर को हम एस सी लिख सकते हैं, एस सी, और आर डी को क्या लिख सकते हैं, आर डी, है ना। आर डी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, क्या लिख सकते हैं बताइए, डी क्यू। ये थर्ड बन गई और ये फोर्थ बन गई, ठीक है ना। हमने क्या बना दिया, एटी बना दिया, सी डी बना दिया। अब ई एफ और बनाना है। अब ई एफ कैसे बनाएंगे, ई एफ कौन सा है, ये वाला ई एफ है ना। तो इसमें एक तो आप ईपी की वैल्यू निकालो, ईपी, ईपी कितना होगा, ई क्यू के बराबर, बोलो बच्चों, ई क्यू के बराबर होगा, और ईपी हो गया, है ना। अब आप पीएफ की वैल्यू बताओ, पीएफ की वैल्यू बता दो इसकी, ये कितनी होगी, एफ जेड के बराबर होगी, एफ जेड के बराबर होगी। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इन सबको आप ऐड कर दो, एडिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सारी इक्वेशंस को प्लस करो। प्लस करेंगे तो 80 प्लस टीबी प्लस सी आर प्लस आर डी प्लस ईपी प्लस ई एफ, इन सबको मिला के तो क्या बन जाएगा आपका, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू, अब इन सबको प्लस करेंगे, ए जेड प्लस बी एस प्लस एस सी, इन सबको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐड करके देखो, बी सी डी ई और एफ ए। आ गया कि नहीं आ गया, प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब क्या करना है बताइए, अब आपको इसमें से आर क्यू एस यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल कितना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात तो आपको 2 चीजें गिवन है इसमें, एक तो ये एंगल 30 डिग्री का गिवन है, दूसरी चीज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये गिवन है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना, पहली बात तो ये कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताइए, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। लिखना तो आपको आता है ना, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, इसका मतलब ये दोनों एंगल थे कौन कौन से, पी क्यू आर वाला, पी क्यू आर वाला और पी आर क्यू वाला, पी आर क्यू वाला, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। कोई बताएगा कितने कितने के होंगे, बता सकते हो। अरे 9th क्लास का क्वेश्चन है यार, तीनों को मिला के 180 होता है, तो इसे x मान लो, x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू 75 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताइए, 75। दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 75 के होंगे। अरे बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं बोलिए, इक्वल। तो ये वाला 75 का, तो ये वाला भी 75 का ही होगा। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं ना, अरे बोलो यार, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जो 75 का हो गया। अब आगे वाली बात सुनिए, अभी अभी मैंने आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं ये बताया था, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये वाला एंगल बना हुआ है टेंजेंट के साथ और इस वाली कॉर्ड के साथ, तो इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को पीछे ज्वाइन कर दो, कहीं भी, यहां पे ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को दोनों को ले जाके मैंने एस पे ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसी के बराबर होगा, यानी कि ये भी 75 का ही होगा। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, है ना। तो फिर ये कितने का बचा, निकाल लीजिए, x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया, मैंने आंसर निकाल दिया है, इसकी पूरी लैंग्वेज आपको लिखना आता है, लिख देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, देखना जरा, फिगर दिख रहा है आपको, ये सर्कल है, पीसी एक टेंजेंट है, पीबी ये डायमीटर है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है ना। अब एंगल पीसीए ये पूरा की पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक ये 110 डिग्री का है ना, 110 डिग्री का है, यहां से लेके यहां तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, ये पूरा एंगल 110 डिग्री का है। तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें बताइए, क्या फाइंड करना है, सीबीए यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, इतना यहां से लेके यहां तक, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। आ गया कि नहीं आ गया, कैसे करेंगे बता सकते हो आप जरा मुझे। देखिए एंगल पीसीए कितना था, पहले ये देखो, एंगल बीसीए कितना होगा, एंगल बीसीए 90 डिग्री का होगा इन सेमी सर्कल, 90 डिग्री का होगा ना, सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल होता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज
राइट एंगल। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सबको समझ में आ गया ना? तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाला 20 डिग्री का बचेगा, इधर वाला ये वाला पार्ट 20 का बचेगा। अब ये एक कॉर्ड है और ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट ने कॉर्ड के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसी कॉर्ड के दोनों पॉइंट को पीछे ज्वाइन कर दिया मैंने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये वाला भी 20 का होगा, तो ये 20 का, और ये वाला एंगल ये वाला 90 का, ये 20, तो पक्का ही 70 का बचा कि नहीं बचा? 70 का बचेगा ना? ओके बच्चों, समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बच्चों।